रिया के चेहरे पर आज एक अजीब सी चमक थी। आंखें हंस रही थी और होंठ गुनगुना रहे थे। जैसे हर लड़की के मन में अपनी ससुराल के, पति के और घर परिवार के सपने पलते हैं, वैसे ही रिया ने भी कुछ ख्वाब पाल रखे थे। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी, तेजतर्रार लड़की रिया आसमान में उड़ रही थी। जैसी सोच रखी थी वैसी ही ससुराल पाई थी। सुखी, संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण, घर के सारे लोग पढ़े लिखे व प्रबुद्ध थे। रिया का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों से तालमेल बिठाना सहज हो जाता है, मानसिक खटराग नहीं होता और जिंदगी आसान बन जाती है। ससुर जी नामी वकील है, सासू जी एमकॉम तक पढ़ी बहुत बड़ी समाज सेविका है, देवर एमसीए की पढ़ाई कर रहा है, नंद फैशन डिजाइनर है और पति आरव एमबीए तक पढ़ा हुआ एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सगाई और शादी के बीच ज्यादा समय नहीं था तो रिया ने ससुराल देखा नहीं था। बस वीडियो पर आरव ने घर दिखा दिया था। बढ़िया शानदार बंगला था। सगाई के बाद 2 महीने में ही शादी हो गई तो ससुराल वालों से ज्यादा जान पहचान का मौका नहीं मिला रिया को। पर रिया को लगा, मेरा स्वभाव सरल और हंसमुख है, सो सबको चुटकी में अपना बना लूंगी, समझ लूंगी और घुल मिल जाऊंगी। ससुराल के सारे मेंबर्स पढ़े लिखे, समझदार हैं तो दिक्कत नहीं होगी। शादी भी निबट गई और रिया आरव का हाथ थामे एक नए जीवन की नींव रखने जा रही थी। पर यह क्या, रिया ने गाड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा कि आश्चर्य में पड़ गई और दिल को धक्का भी लगा। घर के गेट पर एक काला पुतला लटक रहा था, दूसरी ओर नींबू मिर्ची और बीच में लोहे की यू आकार की कोई चीज लगी हुई थी। रिया को अजीब लगा कि पढ़े लिखे, समझदार लोग भी ऐसी चीजों को मानते हैं ये जानकर। पर रिया चुप रही। अभी तो पहला कदम रखा था ससुराल में, तो सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा उसने। सारी रस्में खत्म करके घर के भीतरे पहुंची तो रिया को और झटका लगा। घर में तरह तरह की अजीब चीजें देखकर, छोटा कछुआ, कहीं बाम्बू तो कहीं पिरामिड, और तो सब ठीक पर आते ही रिया की सासुजी ने आरव और रिया की नींबू, नमक और लाल मिर्च से नजर उतारकर उसकी नंद से बोला कि जाकर 4 रस्ते पर फेंका। रिया को एक और शौक लगा। मन में पढ़े लिखे लोगों की जो परिभाषा बिठा रखी थी वह ध्वस्त हो गई। पर अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं था, सो चुपचाप रिया सबका अनुसरण करती रही। सारी रस्में निबट गईं। आरव का हाथ थामे वह अपने बेडरूम में आए। पूरे रूम में बुरी नजर से बचाने वाले हर टोटके मौजूद थे। रिया को बेचैनी होने लगी, मानो पढ़े लिखे लोगों के बीच न होकर कोई झाड़ फूंक वाले बाबा के घर में आ गई हो। थकी हारी, सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुबह उठी, नहा धोकर नीचे आई तो सासुमां ने कहा, रिया तुम और आरव करुणानिधि स्वामी के आश्रम जाकर उनके आशीर्वाद लेकर आओ, बाबाजी की कृपा बनी रहेगी। रिया का दिमाग हिल गया। साक्षात द्वारिकाधीश को न पाए लागू जो जीवनाधार है, ऐसे बाबाजी को क्यों नमूं। हे प्रकृति, छोटे से मोबाइल में हर चीज अपडेट करने वाले खुद की सोच को अपडेट करना कब सीखेंगे। पर शादी के पहले ही दिन आरव को नाराज करना नहीं चाहती थी रिया तो बेमन से गई आश्रम। बाबाजी के चेहरे पर रिया को देखकर जो भाव बदले उसे देखकर रिया के दिमाग में आग लग गई। भगवाधारी बाबा के ठाठ देखकर रिया को ताज्जुब हुआ। आलीशान कोठी में हर आधुनिक सुख सुविधा मौजूद थी। बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का तांता लगा था और वहां उपस्थित भीड़ में कोई भी अनपढ़ गंवार नहीं लग रहा था। सभी अच्छे घर के समझदार व पढ़े लिखे लोग थे। रिया सोचने लगी, एक तरफ हम चंद्रयान भेज रहे हैं और एक तरफ अंधश्रद्धा को हवा दे रहे हैं। कब सुधरेगा समाज।
बेमन से बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद देने के बहाने रिया के गालों को कुछ यूं छुआ कि रिया के तनमन में आग लग गई। मैं गाड़ी में हूँ बोलकर पैर पटकते निकल गई। क्या सोचा था ससुराल वालों के बारे में और क्या निकले। यह बाबा कौन सा भगवान है, महज हमारे जैसा इंसान ही तो है। इतना अंधविश्वास और अंधभक्ति। क्या मैं छोटी बच्ची हूँ जो बैड टच को न समझ पाऊँ। लंपट कैसे सहला रहा था मेरे गाल। रिया को आरव पर इतना गुस्सा आया था लेकिन सही समय पर बात करूंगी सोचकर चुप रही। हर छोटी बड़ी बात के लिए बाबा, ज्योतिष और टोटके, रिया तिलमिला उठती थी। पर रिश्ता बचाने की जद्दोजहद में आहिस्ता आहिस्ता रिया ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर भी हर रोज कोई न कोई बात ऐसी हो जाती कि मन आहत हो जाता। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी रिया खुद को बहुत मुश्किल से इस अंधविश्वास भरे वातावरण में ढाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतते शादी को 1 साल हो गया। 1-1.5 महीने से रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती, उल्टियां आना, जी मिचलना, चक्कर आना वगैरह। रिपोर्ट करवाने पर पता चला रिया मां बनने वाली है। आज घर में कितनी खुशी का माहौल था। रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिया की सास ने आरव को बताया कि बाबाजी कुछ मंत्र बोलकर भभूत देते हैं, उस भभूत को खाने से बेटा पैदा होता है। पहले तो आरव भी भड़का कि ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। माँ के रोज के दबाव ने और कुछ बेटे की चाह की भीतरी लालसा ने उसे उकसाया। आरव भी रिया पर दबाव डालने लगा, रिया मेहरबानी करके मान जाओ ना, माँ का दिल रख लो। सुनो, मुझे बेटे की चाह नहीं, बस माँ की खुशी के लिए चलते हैं न बाबा के पास। सिर्फ कुछ भभूति तो खानी है तुम्हें। अगर इतनी सी बात से बेटे का मुंह देखने को मिलता है तो क्या बुराई है। रिया गुस्से से कांप उठी। आरव, बीज को बोए 1.5 महीना हो गया। जो बोया है वही उगेगा। क्या खेतों में ज्वार बोने के बाद किसी भभूत के छिड़काव से गेहूं उगते हैं। पढ़े लिखे होकर बच्चों जैसी बातें मत करो, मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। पर रिया की सास के दिमाग में बाबाजी का भूत और पोते की चाह ने रिया के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था। वो सुबह से शाम तक रिया को प्रताड़ित करने का एक बहाना नहीं छोड़ती थी। और इस बात को लेकर घर में हो रहे झगड़े व तनाव के आगे रिया को झुकना पड़ा। बेमन से खाती रही भभूत। उसकी सास सबके सामने इतराती रहती, देखना हमारे घर गुलाब जैसा बेटा ही आएगा। और बेटे के सपने देखने लगी। घर में भी सबके मन में यह बात बैठ गई कि बेटा ही होगा। इतने में 9 महीने बीत गए और एक काली बरसाती रात में रिया को दर्द उठा और अस्पताल ले जाना पड़ा। बाहर सब बेटे की प्रतीक्षा में बैठे थे कि अभी खुशखबरी आएगी। रिया की सास ने नस से बोला, जल्दी से मेरे गुलाब जैसे पोते को ले आना मेरी गोद में। बारिश का मौसम था, बिजली जोर से कड़की और नज ने आकर एक और बिजली गिराई। माताजी, गुलाब नहीं, जूही खिली है आपके आंगन में। सबके दिल बैठ गए, यह क्या हो गया। आरव ने जैसे तैसे दिल बहलाया और बोला, कोई बात नहीं, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन रिया की सास हारने को तैयार नहीं, बोली, बहू ने श्रद्धा से भभूत खाई होती तो जरूर बेटा होता। खैर, अगली बार ढंग से खिलाऊंगी, पर देख आरव, बेटी बोझ होती है, तू इसका कुछ इंतजाम कर दे और अगली बार मुझे पोता ही चाहिए और उसके लिए तेरी दूसरी शादी भी करवानी पड़ी तो भी करवा दूंगी। हाँ। अब आरव का धैर्य जवाब दे गया। उसने उसी समय माँ को सख्त शब्दों में डांट दिया, माँ, अब बस भी कीजिए। आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में भी बेटे बेटी में फर्क का बीज बो दिया।
मेरी बेटी मेरा अभिमान होगी। अब आप मुझे बख्श दीजिए और आप भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर से नजात पाए, अपनी सोच बदलिए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। रिया और अपनी बच्ची के साथ मैं अलग हो जाऊं, उससे पहले सुधर जाइए। आप जैसे स्वभाव वाली सास की वजह से ही कहावत पड़ी होगी कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। पर आज रिया खुश थी अपनी चांद सी बेटी को पाकर और आरव को एक अंधविश्वास से बाहर निकलता देखकर। दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन पढ़कर रिया की सास चौंक उठी। शहर में संन्यास आश्रम वाले गुरुजी करुणानिधि स्वामी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार केस में गिरफ्तार। सासुमां दौड़ते हुए नम आंखों से पोती को गोद में उठाकर खिलाने लगी। मेरी गुड़िया मेरा अभिमान, और रिया को गले लगाकर बोली, धन्यवाद बेटी जो तुमने हमें इतनी प्यारी पोती का उपहार दिया। रिया को आज अपने सपनों का घर परिवार मिल गया। आरव ने कहा सेल्फी तो बनती है, और छोटे से स्क्रीन में संयुक्त परिवार एक साथ हंसते मुस्कुराते झिलमिलाने लगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।